ओके, तो आज का प्रोडक्ट है भारत गृह रक्षा। भारत गृह रक्षा इंश्योरेंस। देखिए, ये वही प्रोडक्ट है जिसको IRDAI ने 1 अप्रैल 2021 से लॉन्च किया था और इस प्रोडक्ट ने ड्वेलिंग इंश्योरेंस को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि इसमें कवरेज, सम इंश्योर्ड, इनबिल्ट एडिशनल कवरेज, ऑप्शनल कवरेज, इनोवेटिव कवरेज के चेंजेस किए गए थे और पॉलिसी को रिवाइज्ड वे में सारी कंपनियों के लिए एक साथ लागू किया था। 1 अप्रैल 2021 से सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यह बाइंडिंग हो गया कि किसी भी मकान का इंश्योरेंस करना हो या ड्वेलिंग या रेजिडेंशियल हाउस का इंश्योरेंस करना हो तो यही पॉलिसी फोर्स में रहेगी। तो ये जो भारत गृह रक्षा पॉलिसी है, IRDAI ने लागू किया है इसको। रेटिंग डिफरेंट है, एड ऑन कवर डिफरेंट है, बाकी पॉलिसी डिट्टो सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बिल्कुल एक सी है। इसमें कवरेज को थोड़ा बढ़ा दिया गया, तो लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया गया। मिस सेलिंग ना हो इसलिए कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स को डिलीट करने पर बैन लगा दिया गया और कवरेज की क्लैरिटी बढ़ा दी गई। साथ ही सम इंश्योर्ड कैसे निकलेगा ये भी डिसाइड कर दिया गया। अब आज की डेट में इस पॉलिसी में, भारत गृह रक्षा पॉलिसी में, सिर्फ इतना है कि इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने अपने कंपनियों के शॉर्ट नेम पॉलिसी के आगे प्रीफिक्स यूज किए हैं, जैसे बजाज भारत गृह रक्षा, टाटा भारत गृह रक्षा, श्री भारत गृह रक्षा, लाइक दैट। बाकी नेम जो है पॉलिसी का ऑल ओवर इंडिया यही है, भारत गृह रक्षा इंश्योरेंस। अब इस पॉलिसी में 14 पैरल हैं और इसको 1 से लेकर के 10 साल तक के लिए एक साथ दिया जा सकता है। कोई भी इंश्योर्ड चाहे तो 1 साल के लिए ले सकता है, 3 साल के लिए ले सकता है, 5 साल के लिए ले सकता है, 10 साल के लिए ले सकता है, लेकिन 11 साल के लिए नहीं ले सकता, 10 से ज़्यादा के लिए नहीं ले सकता। कोई भी पैरल इसमें से डिलीट नहीं किया जाएगा। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन पॉलिसी पर एस्केलेशन ऑफ सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिक है। ये एस्केलेशन ऑफ सम इंश्योर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर इंश्योर्ड के फेवर में है। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इसने लायबिलिटी बढ़ाई है, लेकिन फिर भी ये अप्रिशिएबल स्टेप है IRDAI का। कंपल्सरी एक्सेस निल कर दिया गया है। केवल एक टेररिज्म से लॉस होगा तो ही कंपल्सरी एक्सेस लागू होगा, वरना किसी भी क्लेम पर कोई कंपल्सरी एक्सेस नहीं लगेगा, क्योंकि सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न डिसाइड कर दिया गया है। कंटेंट्स का कवरेज साथ ही दिया जा सकता है, क्योंकि हर मकान में सामान होता है रेजिडेंशियल हाउस में, तो वो जो रेजिडेंशियल हाउस है उसमें जो भी हाउस होल्ड गुड्स है, कंटेंट्स है, उसका इंश्योरेंस साथ में दिया जा सकता है पॉलिसी में। मिनिमम प्रीमियम पॉलिसी का 100 रुपीज प्लस GST है। पॉलिसी के पेरिल्स जो थे उनमें ज़्यादा चेंज नहीं किया गया। बुश फायर को बड़ा कर दिया गया, फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर जोड़ के। इम्पैक्ट डैमेज को बड़ा कर दिया गया, एयरक्राफ्ट जोड़ के। और अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट को शामिल कर लिया गया, जिससे कि 14 पैरल आज की डेट में लागू होते हैं। तो थेफ्ट थोड़ा लिमिटेड सेंस में है, क्योंकि आइसोलेशन में थेफ्ट कवर नहीं है, लेकिन अगर किसी पैरल के साथ में है, फॉलोड बाय एनी अदर पैरल, जैसे कि फ्लड के साथ है, फायर के साथ है या रॉयड्स के साथ है, तो थेफ्ट कवर हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट डे टू 7 डेज। 7 दिन में जो भी सामान चोरी हुआ है वो कवर हो जाएगा। पॉलिसी में से किसी भी पैरल को हटाया नहीं जा सकता। 14 की 14 पैरल फ्रॉम डे 1 टू द एक्सपायरी डेट कंटिन्यू करेंगे। इसमें वो सिस्टम नहीं है कि RSMD को डिलीट कर दिया, STFI को डिलीट कर दिया। उस पर कंट्रोल कर दिया गया, जिससे कि पॉलिसी में मिस सेलिंग ना हो। कुछ एड ऑन कवर्स को मर्ज कर दिया गया है, इनबिल्ट कवरेज में डाल दिया गया है, उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता।
और जो रिस्क पहले से कवर थी उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है। जैसे आर्किटेक्ट, सर्वे और कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस 3% कवर थी क्लेम अमाउंट की, उसको 5% कर दिया गया। रिमूवल ऑफ डेब्रीज 1% ही कवर थी क्लेम अमाउंट की, उसको 2% कर दिया गया। लॉस ऑफ रेंट और रेंट फॉर अल्टरनेट एकोमोडेशन को इनबिल्ट कवरेज में शामिल कर दिया गया, यानी कि इनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। 2 ऑप्शनल कवर भी रखे गए पॉलिसी में, जिनको कि इंश्योर चाहे तो ले सकता है, अगर लेता है तो उसका एडिशनल प्रीमियम होगा। ये ऑप्शन इसलिए हैं कि नॉर्मली घरों में लोग प्रीशियस आइटम्स या ज्वेलरी भी रखते हैं या वैल्यूएबल आइटम भी रखते हैं, हर घर में होता है, क्योंकि लेडीज़ की ज्वेलरी वगैरह थोड़ा बहुत आइटम घर में रखा जाता है, लेकिन वो फायर पॉलिसी में कवर नहीं होता। तो इंश्योर चाहे तो कवर फॉर वैल्यूएबल कंटेंट भी सेलेक्ट कर सकता है। दूसरे ऐसी पॉलिसी में कवर फॉर पर्सनल एक्सचेंज भी सेलेक्ट कर सकता है, खुद के लिए या मकान मालिकिन के लिए। लेकिन ये दोनों ऑप्शनल कवर है, इनको अगर सेलेक्ट करते हैं तो इनका एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। अब पॉलिसी में क्या की फीचर्स है ये देखिए कि एक पॉलिसी में 4 तरीके की रिस्क कवर्ड है। ये 4 तरीके की रिस्क कैसे कवर्ड है? पहला मकान, दूसरा मकान के साथ एडिशनल स्ट्रक्चर, तीसरा जनरल कंटेंट्स, और जनरल कंटेंट के साथ वैल्यूएबल कंटेंट्स, यानी घर का सामान और उसमें जो ज्वेलरी वगैरह है वो भी। एक ही पॉलिसी में चारों चीज कवर की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, किसी के पास हो किसी के पास ना हो, तो सबके साथ तो एक साथ एक ही तरीके से नहीं इंश्योरेंस किया जा सकता। इसको बोलते हैं वन शूज फिट्स ऑल, एक जूता सबके नंबर के नाप का हो, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के पास मकान है, घर में सामान ही नहीं है, किसी के पास घर का सामान है, ज्वेलरी नहीं है, किसी के पास मकान भी नहीं है, किराए का मकान है लेकिन सामान है, तो सारे लोग एक तरीके की पॉलिसी नहीं ले सकते ना। इसलिए IRDAI ने क्या किया, इस पॉलिसी को 7 फॉर्मेट्स में लागू किया। जिसकी जैसी स्थिति हो वो वैसी पॉलिसी सेलेक्ट कर ले। अगर मेरे पास एक मकान है एक्स्ट्रा और उसमें कुछ भी सामान नहीं है, ना मैं रह रहा हूं, तो ओनली बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो जाएगा। मैं रह रहा हूं तो बिल्डिंग प्लस कंटेंट का हो जाएगा। मैंने किराए पर ले रखा है तो कंटेंट प्लस वैल्यूएबल कंटेंट्स का हो जाएगा। और अगर मेरे पास चारों चीजें हैं, बिल्डिंग भी है, एडिशनल स्ट्रक्चर भी है, कंटेंट्स भी है, वैल्यूएबल कंटेंट्स भी है, तो चारों चीजों का हो जाएगा। सबके सिचुएशन अलग अलग है। जिसके पास जो चीज है उसी का बीमा होगा। तो इन 7 फॉर्मेट्स में से जो पॉलिसी किसी को सूट करती हो वही पॉलिसी सेलेक्ट करें। क्योंकि मान लिया मेरे पास बिल्डिंग और एडिशनल स्ट्रक्चर तो है लेकिन घर में सामान नहीं है, तो मैं घर का सामान का बीमा क्यों कराऊंगा, वैल्यूएबल से बीमा क्यों कराऊंगा। इसलिए जिसकी जैसी सिचुएशन है वैसी ही पॉलिसी सेलेक्ट कर लीजिए। 7 फॉर्मेट्स हैं, 7 में से एक सेलेक्ट करना है। अब ये चारों चीजें अलग अलग हैं क्या? अगर हम बात करें होम बिल्डिंग की, तो होम बिल्डिंग का मतलब है जो रेजिडेंशियल यूनिट मेरे पास है उसके अंदर जो भी परमानेंट फिटिंग्स हैं, दरवाजे हैं, दीवारें हैं, रूफ है, फिक्स सैनिटरी फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, परमानेंट फिटिंग्स हैं, वो होम बिल्डिंग में शामिल है। तो फिर एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है? एडिशनल स्ट्रक्चर वो हो सकता है जो कि कॉमन, जैसे सोसाइटी वगैरह में प्लॉट लेते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, जैसे गैरेज है, डोमेस्टिक आउट हाउस है, सर्वेंट्स क्वार्टर जिसको बोलते हैं, पार्किंग स्पेस है, कंपाउंड वॉल है, फेंसेस तारों से बंधा हुआ होता है, वरांडा है, पोर्च है, सेप्टिक टैंक है, बायोगैस प्लांट है, सोलर पैनल है, विंड टर्बाइन्स हैं,
ये कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, इनको एडिशनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जनरल कंटेंट्स जो हर घर में यूज होते हैं, किचन के, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के, कपड़े पहनने के, फर्नीचर हैं घर के, ये नॉर्मल जनरल चीज़ें होती हैं। लेकिन वैल्यूएबल आइटम्स में ज्वेलरी, सिल्वरवेयर, पेंटिंग, वर्क ऑफ आर्ट, एंटीक आइटम्स, ये हो सकते हैं। तो इनके लिए ऑप्शन है, ऑप्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कवर नहीं होगा। सम इंश्योर्ड कैसे निकालें? पहली पॉलिसी में सम इंश्योर्ड निकालने का कोई फिक्स तरीका था ही नहीं। जिसने जितने का खरीदा उतने का बीमा करा लिया, जितने उसको बुक वैल्यू है उतने का बीमा करा लिया, जितना उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है उतने का बीमा करा लिया। कोई मेथड था ही नहीं। और इस पॉलिसी के आने से एक स्टैंडर्ड मेथड सम इंश्योर्ड निकालने का फिक्स हुआ, और वो ये है कि आप जो बीमा होगा वो कारपेट एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर इनटू रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मानी किसी सोसाइटी में 3 BH के लिए, तो उसका जितना कारपेट एरिया है स्क्वायर मीटर, वो तो उसके मैप पे लिखा होगा ना। रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्डर बता देगा, उस एरिया के लोग बता देंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स बता देंगे, यहाँ पर स्क्वायर मीटर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है, बस इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोसाइटीज वगैरह में रहना पसंद करते हैं, बड़े एरिया, पुराने मकान, नए मकान, सब तरीके का बीमा होगा, लेकिन फंडा यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 1 BH की कारपेट एरिया उसका 100 स्क्वायर मीटर का, उस एरिया में 15,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो 100 इंटू 15,000, 15 लाख का बीमा हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये पैटर्न बिल्कुल स्टैंडर्ड है और इसी को रीस्टेटमेंट वैल्यू बोलते हैं। इसमें गलती ये भी हो सकती है कई बार कि मान लिया रेट 12 चल रहा, 14 चल रहा, 15 चल रहा, 18 चल रहा है, तो वो डिफरेंस हो सकता है। लेकिन आप 100 को 120 दिखाएं या 150 दिखाएं, 200 दिखाएं, वो नहीं हो सकता। स्क्वायर मीटर का एरिया तो फिक्स है ना, रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। स्क्वायर मीटर का एरिया तो कारपेट एरिया तो नापा हुआ है, तो वो गलत हो जाएगा। कारपेट एरिया कहते हैं किसको, ये भी समझ लीजिए कि जिस एरिया में नेट यूजेबल फ्लोर एरिया है मकान का, नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, जिसमें ना तो बरंडा शामिल है, ना टेरेस शामिल है, ना पार्टीशन शामिल हैं। जैसे मैंने 3 BH के लिया, तो मेरे गेट से अंदर का जितना भी एरिया है, 3 बेडरूम है, किचन है, लेट बाथ है, लिविंग रूम है, टेम्पल है, वो सब उसके अंदर का कारपेट एरिया है। लेकिन बाहर का कारपेट एरिया अलग है, वो कॉमन है, क्योंकि उसमें बरामदा भी हो सकता है, टेरेस भी हो सकता है, पार्किंग भी हो सकती है, वो अलग है, वो कारपेट एरिया में शामिल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उसमें आपका भी हिस्सा है तो उसको 25% शामिल हो जाएगा, 25%। ऐसे एडिशनल स्ट्रक्चर के साथ है। एडिशनल स्ट्रक्चर की वैल्यू इंश्योर्ड खुद ही बताएगा। सर्वेंट क्वार्टर हो सकता है, पार्किंग हो सकती है, गैरेज हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यू कितनी है एडिशनल स्ट्रक्चर की? वो एडिशनल स्ट्रक्चर अगर इंडिपेंडेंट मकान है तब तो पूरा ही वैल्यू में शामिल होगा, कॉमन है तो 25% आपके में होगा। एस्केलेशन, ये एस्केलेशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पॉलिसी चाहे 1 साल की हो या 10 साल की हो,
मकान के साथ फंडा यह है कि मकान की वैल्यू बढ़ेगी, और जितनी अच्छी पॉश लोकेलिटी में होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। जितने अच्छे उस एरिया में डेवलपमेंट हो रहे होंगे उससे ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये सिचुएशन पे, लोकेलिटी पे डिपेंड कर सकता है कि वो रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, डेवलपिंग एरिया है, क्या है। तो सम इंश्योर्ड, मान लिया मैंने 10 साल की पॉलिसी लिया आज, और फॉर्मूला पॉलिसी लेने का कारपेट एरिया इंटू रेट स्क्वायर, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर, तो उसमें जो मैंने ले लिया वो आज की डेट में तो मेरी वैल्यू सही है, लेकिन क्या वो 9वें साल 10वें साल में भी वही वैल्यू रहेगी मेरे मकान की? ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है 5वें साल में डबल हो जाए, तो फिर इंश्योरेंस का कंसेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑटोमेटिक एस्केलेशन डाल दिया गया। ऑटोमेटिक एस्केलेशन का मतलब यह है, चाहे पॉलिसी 1 साल की हो, 10 साल की हो, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। उसका फॉर्मूला डिसाइड कर दिया। लेकिन ये जो सम इंश्योर्ड बढ़ेगा ये क्लेम पर्पज के लिए होगा खाली, और कोई पर्पज नहीं है इसका। इसका रियल वर्ल्ड में सेल से, मार्केटिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मकान, उस मकान का मेरा सम इंश्योर्ड मान लिया 10 लाख है, 100 स्क्वायर मीटर का 10,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो 10 लाख का बीमा हो गया। अब मैंने 1 अप्रैल 2024 को पॉलिसी ले ली, 1 साल, लेकिन मैं 3 महीने बाद ये जानना चाहता हूं कि मेरा सम इंश्योर्ड कितना हुआ, क्योंकि ये सम इंश्योर्ड तो हर दिन बढ़ेगा। मैं 3 महीने बाद जानना चाहता हूं कि कितना बढ़ा। तो फॉर्मूला है 1/365 इंटू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। 3 महीने यानी 90 डेज, तो मैं 91st डेज को निकाल रहा हूं, तो 91/365, 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड 10 लाख का 1 लाख, तो 91/365 इंटू 1 लाख, मेरा सम इंश्योर्ड बढ़ गया 24,931। तो 91st डे को 3 महीने बाद मेरा सम इंश्योर्ड है 10,24,931। अगर ये मकान पूरा की पूरा डैमेज हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है 10,24,931, जबकि मैंने बीमा सिर्फ 10 लाख का कराया है। तो ये जो वैल्यू बढ़ी ये एस्केलेशन से बढ़ी, और एस्केलेशन ऑटोमेटिक है, इसके लिए मुझे कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं देना पड़ा, और ये सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी में ऑटोमेटिक ही है। ये तो एग्जांपल हुआ 1 साल की पॉलिसी का। मान लिया मैंने 10 साल की पॉलिसी ले रखी होती, तो एक साल बाद मैं चेक करता हूं मेरा सम इंश्योर्ड कितना बढ़ा। इसका फॉर्मूला 10% पर ईयर बढ़ेगा, 10% पर ईयर सम इंश्योर्ड इंक्रीज होता जाएगा, और 10 साल में डबल भी हो जाएगा। अगर मेरा सम इंश्योर्ड 10 लाख था, 1 अप्रैल 2021 को मैंने पॉलिसी ली थी, 1 अप्रैल 22 को मैं देखना चाहता हूँ, तो मेरा सम इंश्योर्ड 10 की जगह 11 लाख होगी, 10% जुड़ गया उसमें। मैं 7 साल बाद देखना चाहता हूँ तो 70% और जुड़ गया, यानी कि 17 लाख होगी। तो ये जो इंक्रीज हो रही है ये सिर्फ क्लेम पर्पज के लिए है। अगर उसमें लॉस होता है 10 लाख की जगह लायबिलिटी 17 लाख हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की, बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के। ये जो एस्केलेशन है ये ऑटोमेटिकली कवर्ड है। In case of long-term policy, the sum insured will automatically increase each year by 10% without additional premium for a maximum of 100% of the sum insured at policy commencement date.
there will be no additional premium for this increase. ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर मैं 10 साल की पॉलिसी ले रहा हूँ, 10 लाख के बीमा ले रहा हूँ आज के डेट में मकान का, और 90 साल में मान लिया मेरा मकान गिर जाता है अर्थक्वेक से, तो पहले तो पॉलिसी में 10 लाख का 10 लाख ही मिलता था, उसमें जो पॉलिसी रिडक्शन होते थे वो कट जाता था। अब मेरे को 10 लाख की जगह 19 लाख मिलेंगे, कंपल्सरी एक्सेस को काट दो। क्योंकि मेरे मकान की वैल्यू बढ़ चुकी है। कंटेंट्स के इंश्योरेंस में क्या होगा? पॉलिसी कहती है 20% कंटेंट्स, 20% ऑफ दी हाउस वैल्यू का कंटेंट्स इंश्योर हो जाएगा। आपने 10 लाख का मकान का बीमा कराया, 20% यानी 2 लाख तक का हो जाएगा करने सामान। आप कहते हैं नहीं मेरा मकान तो 10 लाख का है, लेकिन उसमें सामान 4 लाख का है, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी। भाई 4 लाख प्रूव करना पड़ेगा कि 4 लाख का सामान है। अंडरराइटर उसका एक्सेप्ट कर लेगा, 4 लाख का दे देगा। तो सम इंश्योर्ड के और 20% की ऑटोमेटिक लिमिट कवर्ड है। अब ज्वेलरी ऑप्शनल कवर है। ज्वेलरी भी आप इस फायर पॉलिसी में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसका फंडा ये है कि 5 लाख तक की ज्वेलरी पॉलिसी में कवर हो जाएगी, जिसमें से बड़ा आइटम 1 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 लाख की भी लिमिट क्रॉस होती है या 1 लाख की भी लिमिट क्रॉस होती है तो फिर वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए या इनवॉइस चाहिए। ये वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कैसे चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी के पास तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि भाई ये 2 लाख का है, 5 लाख का है। लेकिन अगर वो ज्वेलर से कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उससे पता लग जाएगा ज्वेलरी की वैल्यू इतनी। अब मान लिया मैं अपने घर में रखी हुई ज्वेलरी का बीमा लेना चाह रहा हूँ। मेरे घर में 2 लाख की ज्वेलरी है, जिसमें बड़े से बड़ा आइटम 50,000 का है, तो मुझे कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन मेरे घर में 2 लाख की ज्वेलरी है, उनमें से एक आइटम 1,10,000 का है, तो मुझे उस आइटम के लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे घर में ज्वेलरी अगर 6 लाख की है तो भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। यानी जहाँ 5 लाख की और 1 लाख की लिमिट क्रॉस हुई वहीं वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो इनका अब सम इंश्योर्ड कैसे निकलेगा? अब सम इंश्योर्ड निकालने का तरीका ये हो गया कि बिल्डिंग का भी रीस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस पर, जिसका फॉर्मूला क्या है? कारपेट एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर। एडिशनल स्ट्रक्चर का इंश्योर्ड आपको दे देगा जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी, कंटेंट्स एक्चुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर, वैल्यूएबल कंटेंट्स एग्रीगेट वैल्यू बेसिस पर, जिसके लिए वैल्यूएशन सर्टिफिकेट होगा, लॉस ऑफ रेंट एक्चुअल अमाउंट का, अल्टरनेट अकोमोडेशन एक्चुअल अमाउंट का, और पर्सनल एक्सीडेंट के लिए सम इंश्योर्ड फिक्स है, जिसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही कवर हो सकता है, यानी लैंड लॉर्ड या लैंड लेडी, नो चिल्ड्रन कवर। और दोनों के लिए 5-5 लाख का है। फिक्स सम इंश्योर्ड है, कम ज़्यादा होगा। ये हो सकता है कि एक ही ले, चाहे तो दोनों ले, लेकिन सम इंश्योर्ड 5 लाख ही रहेगा। पॉलिसी पीरियड 1 लाख से 10 लाख, इंश्योर्ड की चॉइस है, कोई कंपल्सन नहीं। लेकिन 10 लाख से 10 साल से ज़्यादा का नहीं। 15 साल के लिए लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। पहले 15 साल, 20 साल, 25 साल तक का मिल जाता था, अब नहीं है, इस पॉलिसी में नहीं। होम विद कॉमर्शियल एक्टिविटी, आजकल आपको ज़्यादातर मकान ऐसे मिलेंगे जिनमें फैमिली रहती भी है, यानी रेजिडेंशियल हाउस भी है और दुकान भी खुली हुई है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 2 मंजिल का मकान है, ऊपर फैमिली रह रही है, नीचे दुकान खोल रखी है, बुटीक खोल लिया, जनरल मर्चेंट की दुकान खोल ली, स्टेशनरी की दुकान खोल ली,
तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे मकान का बीमा कॉमर्शियल में किया जाए या रेजिडेंशियल में किया जाए, क्योंकि एक्टिविटी तो दोनों है, रेजिडेंशियल भी है कॉमर्शियल भी है। तो ये पॉलिसी कहती है कि 3 कंडीशन है, 3 में से अगर एक कंडीशन भी है तो नीचे वाला कॉमर्शियल हो जाएगा, ऊपर वाला रेजिडेंशियल हो जाएगा। क्या कंडीशन है? अगर हस्बैंड या वाइफ उसको खुद ही चला रहे हैं दुकान, तब तो पूरे मकान का रेजिडेंशियल बीमा हो जाएगा, चाहे वाइफ चलाए या हस्बैंड चलाए या दोनों चलाए। लेकिन अगर उसमें कोई पार्टनरशिप है किसी और थर्ड पर्सन तो कॉमर्शियल हो गया। कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, चाहे वो सेल्समैन है या सर्वेंट है, तो कॉमर्शियल हो गया। या कोई एक पर्सन किराए पे उठाया हुआ है तो भी कॉमर्शियल हो गया। इन तीनों में से अगर कोई सी भी एक कंडीशन है, या तीनों हैं या 2 हैं, तो वो कॉमर्शियल हो जाएगा। फिर उसका सूक्ष्म उद्यम में बीमा होगा, नीचे वाले पोर्शन, ऊपर वाले का रेजिडेंशियल में हो जाएगा। क्या क्या 3 कंडीशन? अगर कोई पार्टनरशिप हो, या कोई एम्प्लॉय रखा हुआ हो, या किराए पर उठाया हो, तो तीनों कॉमर्शियल हो जाएगा। वरना रेजिडेंशियल पॉलिसी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनबिल्ट कवरेज क्या है? 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट आर्किटेक्ट, सर्वेयर, कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस का कवर्ड है। 2% डेब्रिज रिमूवल का कवर्ड है क्लेम अमाउंट का। लॉस ऑफ रेंट, अगर कोई पोर्शन किराए पे दे रखा है, उसमें कोई डैमेज हो जाता है बाढ़ से, आग से, दंगे से, तो किराए का नुकसान हो। अब जब तक कोई सही नहीं होता तब तक किराया नहीं आएगा। तो ये प्रपोजल फॉर्म में लिख दिया जाता है 3 महीने 4 महीने कितने के लिए लॉस ऑफ रेंट चाहिए। मान लिया 4 महीने का दिया है तो 4 महीने का किराया क्लेम मिल जाएगा। ऐसे रेंट फॉर अल्टरनेट एकोमोडेशन, मतलब जब तक वो डैमेज है तब तक आपने कोई दूसरी जगह कमरा ले लिया, उसका कुछ ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा का डिफरेंस भी मिल जाएगा। ज्वेलरी के केस में सर्टिफिकेट चाहिए 5 लाख से ऊपर और 1 लाख से ऊपर, या इनवॉइस वैल्यू चाहिए जिससे पता लगे कि इतने का खरीदा है। दोनों में से जो भी मिल जाएगा उसके बेसिस पे बीमा हो जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट के लिए बच्चों का बीमा कवर नहीं है, केवल लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी कवर है। सम इंश्योर्ड 5 लाख है। प्रीमियम रेट इज 12 रुपये पर पर्सन पर ईयर। लेकिन कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ले रही है मकानों का बीमा, तो उसको ये नहीं दिया जा सकता। चोरी की रिस्क, सिर्फ चोरी की रिस्क कवर नहीं है, लेकिन अगर मकान में आग लगी है या कोई और लॉस हुआ है, उसके बाद चोरी हुई है तो कवर है। चोरी की रिस्क भी कवर हो जाए। वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये इंश्योर के फेवर में जाता है कि अगर आपने मकान का बीमा उस फॉर्मूले से सम इंश्योर निकाला है, कारपेट एरिया इनटू रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आपका रीस्टेटमेंट वैल्यू पर मकान का बीमा हो गया। अब इसमें कोई क्लेम आता है तो अंडर इंश्योरेंस ट्रीट नहीं होगा, चाहे आपने रेट थोड़ी बहुत कम भी ली हो तो।
अंडर इंश्योरेंस ट्रीट नहीं होगा तो क्लेम में से कुछ भी कटेगा नहीं, यानी कि पूरा के पूरा क्लेम मिलेगा। इसके अलावा कोई कंपल्सरी एक्सेस नहीं है, यानी क्लेम में से कुछ भी काटा नहीं जाएगा। केवल एक ही सिचुएशन में कटेगा, अगर लॉस्ट टेररिज्म आतंकवादी घटना से हुआ है तो कंपल्सरी एक्सेस 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट होगा, क्योंकि मिनिमम 10,000 हो सकता है, मैक्सिमम 5,000 हो सकता है। ऐसा क्यों है? जब कंपल्सरी एक्सेस आपने हटा ही दिया तो टेररिज्म में क्यों काट रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि टेररिज्म की रिस्क का बीमा इंश्योरेंस कंपनियां नहीं करती हैं, बल्कि एक टेररिज्म पूल बनाया हुआ है। सारी कंपनियों का पैसा उसी में जाता है टेररिज्म रिस्क का। वो पूल ये डिसाइड करता है कितना कंपल्सरी एक्सेस होगा, कैसे क्लेम सेटल होगा, कितने अमाउंट तक सेटल होगा, ये डिसाइड करता है। इसलिए टेररिज्म के केस में सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। अब इसमें एक और सुविधा है। पहले जब मकानों का बीमा होता था तो एक स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी दी जाती थी, उसी में मकानों का बीमा होता था। लेकिन अब ये नई आ गई। अब इस नई में एक बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शन ये आ गई कि पहली बात तो 10 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिया जाता, और दूसरे इसमें जो पेरेंट्स हैं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो कंपनियों ने अपनी एक और रेजिडेंशियल हाउस के लिए पॉलिसी बनवा ली, हमने भी बनवा ली। हमारे पास ही घरों का, मकानों का बीमा करने के लिए श्री होम केयर नाम की एक पॉलिसी और है। उसमें दोनों रेस्ट्रिक्शन कम की जा सकती है, यानी हम चाहें तो 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए दे सकते हैं। ये ऑप्शन उसमें एक्सरसाइज किया जा सकता है। टेररिस्ट से एक्सक्लूड कराई जा सकती है, उसका प्रीमियम कम कराया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एरिया में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। तो ये उसका अल्टरनेट है। तो आप देखिए इस पॉलिसी में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। पहली चीज तो यह है कि ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से, यानी कि अब इसको 3 साल से ज्यादा हो गया, सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए इसको फिर से। दूसरे इस पॉलिसी में मैक्सिमम टाइम लिमिट डिसाइड करती है कि 10 साल से ज्यादा नहीं होगी, 1 साल से कम की नहीं होगी। तीसरे इस पॉलिसी में यह भी लागू कर दिया गया कि मकान का बीमा 7 फॉर्मेट्स में से जो भी कस्टमर सेलेक्ट करना चाहे कर सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक सी नहीं होती। किसी के पास मकान है तो एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है, किसी के पास एडिशनल स्ट्रक्चर भी है तो घर का सामान नहीं है, किसी के पास घर का सामान है तो वैल्यूएबल्स नहीं है। तो एक ही पॉलिसी में बिल्डिंग्स और कंटेंट्स का बीमा अवेलेबल है। फिर इस पॉलिसी में से किसी भी तरीके के कोई भी पेरिल को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ना RSND, ना STFI, ना अर्थक्वेक, ना टेररिज्म। पूरे के पूरे 14 पेरिल्स पूरे पॉलिसी पीरियड तक रहेंगे, कोई चेंज नहीं। इंश्योर्ड रिक्वेस्ट करेगा तो भी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी तो भी नहीं, इस पॉलिसी में से नहीं कर सकते। आप मकान के बीमा करने के लिए दूसरी पॉलिसी बनवा लीजिए, IRDAI से अप्रूवल ले लीजिए, वो बन जाएगी। इसमें नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ सम इंश्योर्ड 10% पर ईयर,
जिसको हम बोलते हैं एस्केलेशन। 10% से हर साल सम इंश्योर्ड बिना किसी एडिशनल प्रीमियम के बढ़ता चला जाएगा। पॉलिसी 1 साल की होगी तो भी सम इंश्योर्ड पर डे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मकान की वैल्यू हर दिन बढ़ती है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के टाइम पर वो क्लेम अमाउंट पे करेगी जो कि सम इंश्योर्ड बढ़ा हुआ है उस डेट तक, चाहे सम इंश्योर्ड कुछ भी हो, क्योंकि सम इंश्योर्ड तो उस दिन देखा था जिस दिन पॉलिसी ली थी। अब पॉलिसी करीब 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, तो एडिशनल इनकी जब सम इंश्योर्ड कंसीडर की जाएगी, क्लेम उसी के हिसाब से सेटल होगा। पॉलिसी में 14 पैरल हैं। 14 perils are insured on day 1 of the taking the policy. All 14 perils will continue till the expiry date of the policy. Policy may be issued for 1 year or 10 years. It makes no difference. But all 10 perils will continue from date of taking the policy to the expiry date of the policy. इसके अलावा कोई कंपल्सरी एक्सेस नहीं है, पूरा क्लेम अमाउंट पे किया जाएगा। कंपल्सरी एक्सेस केवल एक ही कंडीशन में कटेगा, अगर लॉस टेररिज्म एक्टिविटी से हुआ हो, वरना कोई कंपल्सरी एक्सेस नहीं। कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है। अगर 15,000 पर स्क्वायर मीटर की रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आपने 14,000 रुपये ले लिए, 14,000 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट रेट किसी भी दिन फिक्स नहीं होती। कोई गवर्नमेंट रेट तो है नहीं, ये तो उस एरिया की प्रिवेलिंग रेट है, जिनको बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर्स, बायर्स, सेलर्स ये लोग डिसाइड करते हैं। आपने मकान खरीदा 40 लाख का, 3 साल हो गए, वो आज के डेट में कितने का है, ये तो खरीदने वाले पे डिपेंड करता है वो कितने में लेता है, या आप उसे कितने में देते हो। अब उसका कोई गवर्नमेंट रूल तो है नहीं। आप कहते हैं मैंने 3 साल पहले 40 लाख का खरीदा था, आज की डेट में कम से कम इसके 65 लाख मिलने चाहिए। कोई बायर आपको 65 का मिल गया तो आप बेच देंगे, नहीं मिला, कोई 60 दे रहा है, 62 दे रहा, तो आपको उतने में बेचना पड़ेगा। और बाई चांस उस एरिया में कोई ऐसी नेगेटिव चीज हो गई डिस्कनेक्ट हो गए आप उस सिटी से, या वाटर की स्केर्सिटी हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो गए परमानेंट, और उस एरिया की मकानों की रेट डाउन आ गई, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कम हो जाए, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, ऐसा होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जैक्ट रेट से नहीं लिया है, थोड़ा कम या ज़्यादा लिया है, तो भी अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होगा। अब ये पॉलिसी IRDA ने इंट्रोड्यूस की, इतने अच्छे चेंजेस किए, सारी कंपनियों को एक साथ लागू की, सारी कंपनियां इस पॉलिसी को आज की डेट में सेल कर रही हैं। कहीं कहीं लोगों को ये दिक्कत आई कि साहब ये 10 साल तक के लिए ही है, हमें 15 साल के लिए चाहिए या 20 साल के लिए चाहिए, तो वहां ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती, और पुरानी पॉलिसी अब खत्म हो गई। पहले जो ड्वेलिंग हाउस के लिए पॉलिसी दी जाती थी वो तो सिर्फ स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी थी, उसको लेने में तो बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि ये जितने बेनिफिट इसमें गिनाए गए उनमें से एक भी नहीं है उसमें। ना तो सम इंश्योर्ड बढ़ेगा, ना उसमें 14 पैरल होंगे, 12 ही होंगे केवल। उसमें कंटेंट्स का भी बीमा नहीं होता, उसमें से STFI, earthquake वगैरह हटाए जा सकते हैं,
उसमें अंडर इंश्योरेंस भी अप्लाई होता है, उसमें कंपलसरी एक्सेस भी अप्लाई होता है, उसमें तो सारे ही माइनस पॉइंट थे। तो फिर इंश्योरेंस कंपनियों ने इसका अल्टरनेट ये निकाला कि और नई पॉलिसी निकाल करके उसको IRDA से अप्रूव करा लिया जाए। तो जैसा हमने श्री होम केयर करा लिया, ऐसे और कंपनियों ने भी करा। वो एक सही तरीका है। अब इस पॉलिसी में बाई चांस आपको पॉलिसी का सम इंश्योर्ड बढ़वाना हो, मान लिया आपने पॉलिसी पीरियड में कोई एडिशन काम कराया, कोई एक्सटेंशन कराया, कोई एडिशनल स्ट्रक्चर खड़ा किया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दीजिए, उतनी अमाउंट से सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। उसका जो एडिशनल प्रीमियम लगेगा वो एडिशनल प्रीमियम दे दीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी सम इंश्योर्ड के बेसिस पर डिसाइड होती है। जो एस्केलेशन लगेगा वो भी उसी पर लगेगा। एक रिस्क लोकेशन की एक पॉलिसी होगी। मेरे नाम से मेरे शहर में अगर 3 मकान है तो तीनों के लिए मुझे अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी, मल्टीपल पॉलिसी लेनी होगी, चाहे ओनरशिप मेरी ये तीनों। लेकिन जो हमने दूसरी होम केयर पॉलिसी निकाली है वो सिर्फ 1 साल की है। तो ये प्रोविजन किए जा सकते हैं। मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड फॉर इंडिविजुअल ड्वेलिंग इज 10 ईयर्स। लेकिन अगर आप इस पॉलिसी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को दे रहे हो तो आप 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकते। दे सकते हैं आप पॉलिसी, लेकिन 1 साल के लिए। इसमें कोई हायर एक्सेस नहीं लगेगा, कंपल्सरी एक्सेस है ही नहीं टेरिज्म के अलावा। सम इंश्योर्ड की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितने का मकान होगा उतने का बीमा होगा, उसी फॉर्मूले के हिसाब से रेट होगी। लेकिन अगर सम इंश्योर्ड ज़्यादा आ रहा है तो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट का अप्रूवल लिया आ सकता है। नॉर्मली सम इंश्योर्ड में डिक्रीज नहीं होती है। अब सवाल ये कि पॉलिसी लेगा कौन? नॉर्मली तो ओनर ही लेगा ना। लेकिन अगर ओनर नहीं है, सिर्फ टेनेंट और सामान उसका है, तो भी ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में मकान का बीमा नहीं मिलेगा उसको, बाकी सामान का बीमा मिल जाएगा। और सामान दोनों तरीके का हो सकता है, जनरल कंटेंट्स भी हो सकते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में भी बीमा लिया जा सकता है। अब जैसे आपने कोई फ्लैट खरीदा तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उसका सब फ्लैट का बीमा लें, फ्लैट विद एडिशनल स्ट्रक्चर लें, फ्लैट विद एडिशनल स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट्स लें, फ्लैट विद एडिशनल स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट्स प्लस वैल्यूएबल्स लें, और इसके अलावा उसमें PA कवर भी लें, वो भी आपका ऑप्शन है। तो सम इंश्योर्ड उसमें ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अब ये पॉलिसी इशू करने की पावर ब्रांचेस को दी हुई है। ब्रांचेज ये पॉलिसी इशू कर सकती हैं, उनको कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया हुआ है और पॉलिसी को वहीं से कोड जनरेट करके निकाल सकती है। इसमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेटर ऑलरेडी ब्रांचेस को प्रोवाइड किया हुआ है। अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट नाम का प्रिंसिपल है। अब उसमें मकान किसके नाम से है? मकान अगर माँ के नाम से है तो मकान के नाम, माँ के नाम से पॉलिसी लीजिए। बेटे के नाम से तो बेटे के नाम से लीजिए, क्योंकि क्लेम उसी का मिलेगा जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास जमीन या मकान नहीं है, आप सिर्फ टेनेंट है,
तो आपको सिर्फ मकान का क्लेम नहीं मिलेगा, बाकी जिस जिस चीज़ का आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो सबका क्लेम मिलेगा। जैसे सामान आपका है, फर्नीचर पिक्चर्स आपका है, वैल्यूएबल्स आपके हैं, पर्सनल एक्सीडेंट आपका है, तो वो मिल जाएगा। तो ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है, इसीलिए है कि आप सिर्फ उस चीज़ का बीमा करा सकते हो जो उस पर आपके ओनरशिप है। मैं चाहूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं चाहूँ हवा महल का बीमा करा लूँ, तो मेरे लिए कौन हवा महल का बीमा कर देगा भाई? हवा महल मेरे को कोई दहेज में थोड़ी मिला है। इसलिए मैं सिर्फ उसी चीज़ का बीमा करा सकता हूँ जिस पर मेरी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। क्लियर है? और कोई डाउट किसी का? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट ओनरशिप हो सकती है। जॉइंट ओनरशिप तो हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, ब्रदर्स की भी हो सकती है। दोनों का ही हो। हाँ, एक में है तो फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि मेजर शेयर किसका है। अगर दोनों को 50-50 है तो फिर डिस्प्यूट वाली स्थिति है। और अगर एक से काम हो रहा है, एक के CKYC से काम हो रहा है, तो ठीक है, आपको क्या परेशानी? उसमें कंस्ट्रक्शन कवर कर लेना है तो किसी एक को ही मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का प्रोविजन है उसमें, दो भाइयों का प्रोविजन नहीं है उसमें। तो PA किसी एक का ही मिलेगा, और वो भी 5 लाख का मिल जाएगा। जी, मिल जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ओके, अब अपना मेल ID चेक कीजिए और कंफर्म कीजिए कि आपके पास टेस्ट पेपर आ गया है। जिसको नहीं मिला हो वो बता दे, सबको मिल गया होगा। देख लीजिए और टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिए। उसमें अच्छा, हाँ, तो उस पर बात। जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, बिल्कुल। नहीं चंदन जी, मुझे आपकी बात से कोई एतराज़ नहीं है, आपके यहाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बिहार वाले अपने ही कानून बना लेते हैं, और बिहार में जो प्रैक्टिसेस चलती हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हटके चलती हैं। तो कई जगह अगर सब कुछ नॉर्मल ढंग से हो जाता तो तब तो वेल एंड गुड,
और कोई कानूनी अड़चन आती है तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि अब लोन किसी का है, मकान किसी का है, तो अगर ये सब कुछ बैंक सपोर्ट कर रहा है और डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, कोई मतभेद नहीं आ रहा है, तब तक तो ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली तो अब आपके यहाँ प्रैक्टिस चल रही है तो हो ही जाता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, या कहीं कोई केस अटका है? अच्छा।